राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले के तहत देश भर के नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये कार्यक्रम 23 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें देश के 47 केंद्रों पर एक साथ रोजगार मेला आयोजित हुआ। सरकार के अनुसार नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्तियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई हैं। इनमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उच्च शिक्षा विभाग समेत कई केंद्रीय विभाग शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रोजगार मेला पहल को केंद्र सरकार की उस मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को तेज किया गया है। आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी सही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है, अभी 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया
भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, डीडीसी चेयरमैन हरीश खुराना के साथ रामा रोड कीर्तिनगर स्थित STR 101 आउटडोर एयर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सरकारी अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, तकनीकी विशेषज्ञों और मीडिया टीमों ने राम रोड पर स्ट्रीट लाइट पोलों पर लगाई गई 21 STR 101 आउटडोर एयर प्यूरिफायर इकाइयों के संचालन का जायजा लिया। STR 101 एक अभिनव फिल्टर रहित और सेल्फ क्लीनिंग वायु शोधन तकनीक है, जिसे वाहनों के धुएं, धूल और कार्बन कणों से उत्पन्न वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विकसित किया गया। इस परियोजना का प्रदर्शन STR 101 तकनीक के विकासकर्ता डॉक्टर पृथ्वी पूरन सिंह, R&D प्रमुख डॉक्टर विकल चौरसिया और परियोजना समन्वयक श्री सारंग अस्तुनकर की अगुवाई में किया गया। तकनीकी टीम ने मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री को इस प्रणाली की कार्यप्रणाली, लाइव एयर फ्लो प्रोसेसिंग, सेल्फ क्लीनिंग डस्ट कलेक्शन और IoT आधारित मॉनिटरिंग क्षमताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विशेषज्ञों ने बताया कि ये तकनीक यातायात गलियारों, बाजारों, औद्योगिक क्षेत्रों, विद्यालयों और घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में सूक्ष्म पर्यावरण वायु गुणवत्ता सुधार में सहायक हो सकती है। मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री ने मीडिया से बातचीत में इस स्वदेशी पर्यावरण नवाचार की सराहना की और दिल्ली के भविष्य के पर्यावरण प्रबंधन में स्केलेबल क्लीन एयर तकनीकों के महत्व पर विशेष चर्चा की। अपनी ओर से दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने के सरकार कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये पवन 3, इस तरह के आज 3 इनोवेशन जिनकी ट्रायल दिल्ली में चल रही है, हमने आपको दिखाए। एक पोल माउंटेड है, एक ये ग्राउंड माउंटेड है और एक हमारा इलेक्ट्रिक का ASG है, एंटी स्मोक गन। ये तीनों ही साइंटिफिक प्रूवन हैं। ये IIT ने इनोवेशन में इनको क्लियर किया है, इनको इस लायक समझा है। अब इनकी ट्रायल हो रही हैं कि क्या इनकी जो क्षमता है वो प्रैक्टिकल भी पूरी करती है। ये जानकारी भी IIT दिल्ली ले रही है। इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में 15-16 लगे हैं, अलग अलग किस्म के। 3 हमने आपको दिखाए हैं। हमारा मकसद है कि अगर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, टेक्नोलॉजी मिलती है हमें जिससे दिल्ली की वायु को साफ किया जा सके, तो हमारे उसके ऊपर काम करने की पहल है। आने वाले दिनों में जो जो प्रोडक्ट्स हमारे IIT और बाकी हमारी लेबोरेटरीज जो इसको क्लियर करेंगी, अप्रूव करेंगी, उसको दिल्ली में इंस्टॉल किया जाएगा। इस डिवाइस को टोटली ऑटोमेटिक है, IoT से टेक्नोलॉजी है और ये अपने आप ही बताती है कि बरसात में कब बंद होना है। इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं PM 2.5, वो सारा इकट्ठा करके 1 महीने बाद, 15 दिन बाद जैसे वो भर जाता है तो वो डिवाइस अपने आप बताती है आपके बैकअप में, उसको बाहर करके क्लीन किया जाता है। जो उसके अंदर से डिवाइस के अंदर से PM 2.5 मटेरियल निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स,
वो दोबारा हवा का हिस्सा ना बड़े सर्कुलेशन में ना आए, उसकी ब्रिक बनाकर निकाली जाती हैं। ऐसे इनोवेशंस हमने बहुत सारे करके अब उनकी दिल्ली में ट्रायल चल रही है, जो अगले 2-2.5 महीने तक ट्रायल चलेंगी। बसेस के ऊपर भी लगे हैं, ट्रक्स के ऊपर भी लगे हैं, गाड़ियों के ऊपर भी लगे हैं, ज़मीन पर भी लगे हैं। आज हम और भी इस तरह के बहुत सारी ट्रायल्स विजिट सीएम मैडम करेंगी। तो ये पर्पस ये है कि अगर ये कामयाब होते हैं तो ऐसे ट्रायल्स के माध्यम से अगर आईआईटी इनके मापदंड तय करने के बाद उनको मानती है कि उसको पूरे करते हैं तो ये दिल्ली में मास लेवल पे लगाए जाएंगे। धन्यवाद। देखिए, एक इनोवेटिव थिंग पोल्यूशन को दूर करने के लिए दिल्ली की सरकार ने मेरी मोतीनगर विधानसभा को चुना। हमारा एक कमिटमेंट है, दिल्ली की जनता को पोल्यूशन मुक्त होना चाहिए। हमारी जनरेशन जो है पोल्यूशन मुक्त होनी चाहिए, उनको साफ हवा मिलनी चाहिए। उसी के प्रति हम नई नई चीज़ें करते रहते हैं। पिछली बार हमने क्लाउड शेडिंग की थी, इस बार हमने इन्होंने बहुत सारी एजेंसीज आई थी, इन्होंने अपना अपना वो किया था। इनमें से कुछ एजेंसीज को अपनी इनोवेशन करके एक्सपेरिमेंट करने के लिए जगह चुनी है। ये सफल होते ही पूरी दिल्ली में इसका एक्सपेरिमेंट होगा। मोतीनगर में शुरुआत ये हुई है और पर्पज़ ये है मोतीनगर और पूरी दिल्ली पोल्यूशन मुक्त हो। विधायक जी, ये जनता देख रही है, आप रात भर जग करके 12 बजे तक रोड बना रहे हैं और फिर सुबह आप दोबारा 7 बजे 8 बजे दोबारा डेवलपमेंट के कार्य में इनोग्रेशन करने के लिए लग जा रहे हैं। तो कीर्तिनगर जो इंडस्ट्रियल एरिया और मार्केट है जिसके लिए आपने एयर पोल्यूशन का लगाया है, तो इसमें क्या संभावना, मतलब कितना लग रहा है कि पोल्यूशन में सुधार आएगा? और देखो, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करता, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता। हम कम से कम कुछ कर तो रहे हैं, इनको 12 साल में कुछ किया ही नहीं। बिहार सरकार ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बिहार एआई समिट 2026 के 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित इस समिट का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। कार्यक्रम 23 और 24 मई को आयोजित किया गया है। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति, स्टार्टअप्स और नवाचार की क्षमता के बल पर बिहार को डिजिटल क्रांति में अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने एआई तकनीक को शासन, नवाचार और विकास से जोड़ने पर जोर दिया। समिट का उद्देश्य राज्य में एआई इकोसिस्टम को मजबूत करना, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना तथा युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में एआई आधारित तकनीकी समाधान, नवाचार और भविष्य की नीतिगत दिशा पर चर्चा की जा रही है। किस बिहार में करोड़ों की संख्या में मोबाइल देख पाएंगे, और आज आप सोचिए, इस भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 120 करोड़ से अधिक लोग मोबाइल यूज करते हैं। ये एक तरह से संचार क्रांति हुआ और ये टेक्नोलॉजी का रास्ता बना। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक बिहार में बेसिक चीजों को स्थापित करने का काम किया है साथियों। सड़क हो, बिजली हो, सुशासन की संरचना की खड़ा करने का काम, बिहार के गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, गांव में हमारी बहनें कैसे पढ़ सके इसकी चिंता किया। आज दोनों, मैं तो यही कहता हूं कि भारत यदि विकसित होना है तो बिहार को समृद्ध होना होगा, और समृद्ध होने के लिए रोज सीखना पड़ेगा। हमारा इतिहास इस देश को दिशा दे देने का काम किया। हम पाटलिपुत्रा में जरूर हैं, लेकिन यह मगध था, मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा था, जिसने इस देश को स्वर्णिम काल दिया। देश 200 वर्षों तक इसी पटना के पाटलिपुत्रा से लोगों ने चलाने का काम किया। और आज जब भी इतिहास के पन्ने में आप पढ़ते हैं तो आपको यही पता चलता है कि इस देश को स्वर्णिम काल किसी ने दिया तो इसी बिहार की धरती ने देने का काम किया। और जब जब इतिहास में, चाहे वो अर्थशास्त्र का मामला हो या किसी भी स्तर पर, आर्यभट्ट की चर्चा हुई, नालंदा की चर्चा हुई, और याद कीजिए कि आज से 2000 वर्ष पहले 2 बड़े यूनिवर्सिटी, इस मगध में यदि 3 बड़े यूनिवर्सिटी थे, जो एक तक्षशिला था वो पाकिस्तान में रह गया, और 2 बड़े यूनिवर्सिटी थे तो इसी बिहार की धरती पर नालंदा
और विक्रमशिला हुआ करता था। एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नालंदा की शुरुआत करा दिया और हमें ये टारगेट भी दिया गया है कि हर हालत में इस फाइनेंशियल ईयर में विक्रमशिला को भी जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा। साहब, गौरवशाली इतिहास उसको स्थापित करना है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया के कॉन्टेस्ट में खड़ा होना है। लोग कहते हैं बिहार पीछे छूट गया है, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक संरचना हो, या हमारे नौजवान यहां से पलायन कर रहे हैं, इस पूरे चीजों पर चर्चा हमको करनी है साथियों। और एआई ऐसा सेंटर है, समिट जो आज आप लोगों ने रखा है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। और आगे भी आईटी डिपार्टमेंट आगे भी इसी तरह के समिट को लगातार करते रहेगा जब तक हम एआई के स्तर पर खड़ा नहीं हो जाए। और ये मेरा मानना है कि हम अभी जब सहयोग कार्यक्रम हमने शुरू किया, पूरे बिहार में सभी प्रखंडों में हमने एक एक पंचायत को चिन्हित किया, आम लोगों को उससे जोड़ा, उनकी समस्या को जोड़ा, उनको जो दुख दर्द है उससे जोड़ने का काम किया। ये टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा आगे कार्रवाई के लिए, क्योंकि मैंने तय किया है कि 10 दिन तक यदि किसी ने काम नहीं किया तो मेरा कार्यालय उसको पहला नोटिस देने का काम करेगा। 20 दिन में उसको सीएमओ दूसरा नोटिस देगा, तीसरा नोटिस उसको 25 दिन पर देगा, और 30 दिन तक यदि उसने कोई ऑर्डर नहीं किया तो 31वां दिन मुख्यमंत्री के आदेश से वे स्वयं ही निलंबित हो जाएंगे, उनको किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं। इस एआई के समिट में आप लोगों ने बुलाया, मैं आपको इस पूरी टीम को, नीतीश मिश्रा जी को, अभय जी को, निखिल जी को और पूरे आए हुए जो हमारी नई पीढ़ी है, इसको मैं बधाई देता हूं कि आगे हम लोगों को भी सीखिए, आप भी सीखिए और इस पूरी व्यवस्था को मजबूती के साथ एआई के साथ बिहार को जोड़ने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत चयनित निवेशकों और उद्यमियों को भूमि आवंटन पत्र वितरित किए। लखनऊ में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को भूमि आवंटन पत्र सौंपते हुए राज्य की औद्योगिक विकास नीति और निवेश अनुकूल वातावरण पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख निवेश गंतव्य बन रहा है और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र आगामी वर्षों में औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर तथा विनिर्माण गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उद्योगों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं और पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा में लेटर ऑफ अलॉटमेंट के वितरण कार्यक्रम में उद्यमी पार्टनर्स का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जिस क्षेत्र में आज आपको ये अलॉटमेंट लेटर वितरित किए गए हैं, क्योंकि जो भी निवेशक यूपी के अंदर निवेश करता है वह यूपी के विकास का हमारा सहयात्री है, क्योंकि वह निवेश ही नहीं करता है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है यूपी के लिए, यहां के नौजवानों के लिए। यहां के नौजवानों का कोई स्किलफुल भी बनाता है, इसमें भी उसका योगदान होता है। और इस दृष्टि से हर निवेशक को हम प्रदेश के अंदर स्वागत करते हैं। आज यूपी के पास नीतियां हैं, 34 सेक्टोरल पॉलिसीज किसी के पास नहीं, यूपी के पास है। एफडीआई की एक डेडिकेटेड पॉलिसी यूपी के पास है, फॉर्च्यून 500 की पॉलिसी यूपी के पास है। और यूपी
आपके पास 25,000 हेक्टेयर का एक बड़ा लैंड बैंक केवल यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के पास हम विकसित करने जा रहे हैं। बीडा एक नया इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में हम डेवलप करने जा रहे हैं। यहां पे होगा हमारे पास 56,000 एकड़ लैंड, रोड की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी, ये कानपुर और झांसी के बीच में बनने जा रहा है। और मैं चाहूंगा आपको, एनसीआर में तो बहुत हो रहा है, एनसीआर के बाहर भी अब हमें देखने की आदत डालनी चाहिए। बदले हुए परिवेश में आज देखो ना, इतना टूरिज्म यूपी के अंदर आ रहा है। गत वर्ष यूपी के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट यूपी के अंदर आया था। आप सोचो, उस ताकत को सोचो। ये यूपी की बीमारूपन वैसे दूर नहीं हुआ है, ये बीमारू यूपी नहीं था, यहां का राजनीतिक नेतृत्व बीमारू था, उसकी मानसिकता बीमारू थी। उसने अपनी बीमार मानसिकता से यूपी को बीमार बनाया था। यूपी तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य था। अनिर्णय की स्थिति, गुंडों के पीछे दुम दबा करके चलने की प्रवृत्ति, उन माफियाओं के सामने नतमस्तक होने वाला राजनीतिक नेतृत्व यूपी को बीमारू बनाया था। यूपी बीमार नहीं था, यूपी को उस बीमार मानसिकता ने बीमारू की श्रेणी में लाकर के खड़ा किया था। और जब स्वस्थ मानसिकता के साथ संचालित करने वाली डबल इंजन की सरकार आई, आज यूपी बीमारू नहीं, आज यूपी देश का इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बन चुका है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी निवेशकों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना चाहती है। और मैं आज के इस अवसर पर आप सभी उद्यमी मित्रों से इस बारे में आग्रह करूंगा कि आज आपको ये अलॉटमेंट लेटर जारी हुए हैं, तेजी के साथ अपनी औपचारिकताओं को आप पूर्ण करें, अपना निवेश ससमय वहां पर करें और उसके बाद गवर्नमेंट की इंसेंटिव का लाभ भी लें। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी ने रविवार को चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में आयोजित महर्षि कश्यप जयंती राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कश्यप समाज के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए समाज के विकास और महर्षि कश्यप की विरासत के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि कश्यप भारतीय संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिक परंपरा के महान प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप द्वारा रचित कश्यप संहिता और अन्य ग्रंथ आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कैथल में महर्षि कश्यप धर्मशाला के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा इंद्री में एक चौक का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जाएगा तथा वहां उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप पीठ की स्थापना के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की। मैं महर्षि कश्यप जी के चरणों में उनकी जयंती के अवसर पर कोटि कोटि शीश नवा करके मैं उनके चरणों में प्रणाम भी करता हूं, उनको नमन भी करता हूं और साथ ही आप सबको महर्षि कश्यप जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। साथियों, महर्षि कश्यप विज्ञान, चिकित्सा, वास्तु, संगीत,
और ज्योतिषी के भी महान आचार्य थे। मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, मैं आज, क्योंकि हमारे कश्यप जी ने और प्रधान जी ने मांग पत्र रखा है, उस मांग पत्र के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि कैथल में महर्षि कश्यप धर्मशाला के निर्माण हेतु भूमि की बात कही गई है। मैं समाज से कहना चाहूंगा कि आप वहां अप्लाई करें, जो भी नियम प्रक्रियाएं हैं उसके तहत एक प्लॉट वहां आवंटित किया जाएगा। साथियों, मैं इसके लिए आज कहता हूं। आपने एक और कहा है कि इंद्री में नहरी रेस्ट हाउस के सामने PWD रोड पर महर्षि कश्यप चौक का निर्माण कराया जाए। साथियों, वहां पर महर्षि कश्यप का प्रतिमा, भव्य प्रतिमा भी लगेगी, उस चौक का निर्माण किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और मैं कश्यप समाज की, जो आपने धर्मशाला के लिए अनुदान की बात कही है, इसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से 31 लाख रुपया मैं देता हूं। और आपने एक और इसमें बात कही है कि महर्षि कश्यप चेयर की स्थापना के बारे में आपने बात कही है, क्योंकि शायद ये पीछे घोषणा हो गई थी, वो स्थापित हो जाएगी। आप सबको मैं आज इस पवित्र दिन के अवसर पर पुनः बहुत बहुत बधाई। महर्षि कश्यप जी की जयंती के, उनके प्रकाश पर्व के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आनंद धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्व को नई प्रतिष्ठा मिल रही है और देश भर में प्राचीन धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन और आस्था केंद्रों के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। मुझे प्रसन्नता है कि आज आनंद धर्मशाला ट्रस्ट के माध्यम से धार्मिक जागरण, सांस्कृतिक जागरण और मानव कल्याण से जुड़े हुए कार्यों में भी आप सभी के द्वारा बहुत समर्पित भाव से कार्य किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी दूसरों की सेवा और परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। और ये आज आनंद धर्मशाला उसी सेवा, समर्पण, परहित और परोपकार की भावनाओं का सजीव उदाहरण बनकर हमारे सामने स्थापित हुई है। भाइयों बहनों, हरिद्वार भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यहाँ देश विदेश दुनिया भर से आने वाले लोग माँ गंगा की गोद में आस्था के लिए आते हैं, शांति के लिए आते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव लेने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आते हैं। ऐसे पावन स्थल पर इस प्रकार की जब धर्मशाला का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से ये अनेक लोगों के लिए आगे चलकर परमार्थ का कारण बनेगी। और इसके लिए मैं पूरे जो क्षत्रिय कलौता समाज है, उन सभी को देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में सभी का हृदय से मैं साधुवाद देता हूँ। सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आज शुरू होने वाली धर्मशाला हरिद्वार और चारधाम यात्रा पर आने वाले समाज बंधुओं के साथ साथ आगामी कुंभ में भी 2027 में यहाँ कुंभ भी मेला होने वाला है, तो उसमें भी अत्यंत लोगों को लाभ देगी, उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।